हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अहम खबर की। आपको बता दें कि तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। आपको बता दें कि लगातार तुर्की में भूकंप की वजह से धरती जो है वो हिल रही है और इस बार भी आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने बताया है कि तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा है कि ताजा भूकंप में 3 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर आ गए। दहशत का माहौल हो गया, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक ताजा भूकंप के झटकों से कई इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ भूकंप के झटके पड़ोसी देश लेबनान की राजधानी बैरूत में भी महसूस किए गए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तुर्की सीरिया सीमा पर आए भूकंप के बाद अलेप्पो में इमारत का हिस्सा गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। जी हां, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुर्की में फिर से भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 6.3 मापी गई है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए और लगातार कहा जा सकता है कि 48 से 50 घंटे के अंतराल में तुर्की में भूकंप आ रहे हैं और काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हो रहा है। पहले भी जो भूकंप आया था उससे अब तक करीब बताया जा रहा है 50,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसमें से 46,000 के करीब तुर्की में और सीरिया की अगर बात की जाए तो वहां पे भी 4 से 5,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और 6.3 तीव्रता का यह भूकंप आया है, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि भयंकर भूकंप था। चलिए, तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धर्मशाला कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धर्मशाला कटरा हिमाचल प्रदेश के वो इलाके हैं जहां पर कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 3.6 थी, इसलिए किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये अच्छी बात है। तो तुर्की में जहां लगातार धरती जो है वो हिल रही है, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और भारत में भी झटके महसूस किए गए। धर्मशाला कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल के ये जिले पड़ते हैं जहां पर हिमाचल का ये एरिया है पूरा, कटरा और धर्मशाला, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भारत में भी भूकंप के झटकों की अहम खबर है, लेकिन गनीमत यह है कि जो तीव्रता थी वो बहुत कम मापी गई है, जिसकी वजह से किसी नुकसान की आशंका जो है वो नहीं जताई जा रही है और अभी तक कोई ऐसी खबर है भी नहीं। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 3.6 मापी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भारत का यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ेगा और दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो है वो साक्षी बनेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट को लेकर लगातार एक्टिव जो है वो हो रहे हैं और पीएम अपने भाषणों में भी डिजिटल पेमेंट की चर्चा हमेशा करते हैं। जी हां, इंडिया ने डिजिटल पेमेंट में अहम भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री काउंटर पार्ट उनके वो दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इसी के साथ पे नाउ जो एक नया फीचर है वो दिखाई देगा। तो डिजिटली भी भारत सिंगापुर के साथ जुड़ने जा रहा है। एक बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि भारत की तरफ से कदम, सिंगापुर की तरफ से कदम, एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन साइन होगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर में उनके काउंटर पार्ट जुड़ेंगे। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसके साक्षी बनेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। बिल्कुल, तो दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पेमेंट को लेकर, डिजिटल पेमेंट को लेकर हमेशा एक्टिव नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम अपने भाषणों में भी लगातार इसका जिक्र जो है वो करते रहते हैं कि कैसे डिजिटल पेमेंट की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा जाना है, डिजिटल पेमेंट का हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। बढ़ते आगे, राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांसदों पर विशेषाधिकार हनन के तहत होगी कार्रवाई। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है। लगातार कई सांसदों ने बाधा डाली। राज्यसभा के जो स्पीकर हैं जगदीप धनखड़, उनका कहना है कि विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जाएगी। नारेबाजी पर वेल में प्रवेश करने का भी आरोप है। जगदीप धनखड़ ने समिति को जांच करने का आदेश भी दिया है।
तो कांग्रेस के 9 और आपके 3 सांसदों के नाम इसमें शामिल हैं। संजय सिंह, शक्ति गोहिल समेत कई सांसदों के नाम इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसदों पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दरअसल संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप जो है वो इन सांसदों पर लग रहा है कि संसद की कार्यवाही में इन लोगों ने बाधा डाली थी। नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। नारेबाजी कर वेल में एंट्री करने की इन लोगों ने कोशिश की थी। बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ ने समिति को जांच करने का आदेश जो है वो दिया है जगदीप धनखड़ ने, और कांग्रेस के 9 इसमें सांसद शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के 3 सांसद ऐसे शामिल हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। संजय सिंह, शक्ति गोहिल समेत कई सांसदों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो राज्यसभा के 12 सांसद ऐसे जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। दरअसल इनके ऊपर आरोप जो है वो ये लग रहा है कि जब संसद की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान ये लोग हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और वेल के अंदर तक ये लोग एंटर करके आ चुके थे। जी हाँ, राज्यसभा के जो स्पीकर है जगदीप धनखड़, उन्होंने कड़ी फटकार भी उस वक्त लगाई थी जब राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कुछ सांसद कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो बर्ताव है ये अमर्यादित है। पूरे देश की जो जनता है वो देख रही है और इस तरीके का बर्ताव जो है वो बिल्कुल ही उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक वीडियो भी वायरल हुआ था निदा, जिसमें कि जया बच्चन जो थी वो उंगली दिखाते हुए नजर आ रही थी जगदीप धनखड़ को, और वहां पे उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा था कि बिल्कुल भी अमर्यादित बर्ताव कुछ सांसदों के जरिए किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करोड़ों के लोग जो है टीवी में देख रहे हैं और उन पर क्या स्टैंड प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल, तो राज्यसभा के टोटल 12 लोगों सांसदों की संख्या है जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और सांसदों पर विशेष अधिकार हनन के तहत ये कार्रवाई होगी। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह का मेघालय दौरा है आज। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है वो लगातार तेज है। सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई है, सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई है और इसी कड़ी में आज अमित शाह जो है वो मेघालय के दौरे पर है। जी हाँ, शिलोंग में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। मेघालय के पिनथोरू मखरा में भी चुनावी रैली करेंगे। 27 फरवरी को मेघालय में वोटिंग होगी। मेघालय का ये रण है जिसमें कि 60 सीटों पर मतदान होना है। लगातार फोकस है अमित शाह का नॉर्थ ईस्ट के एरियाज की बात की जाए। त्रिपुरा में इन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। नागालैंड में अमित शाह ने हुंकार भरी थी और अब पहुंच गए हैं मेघालय, जहां पे की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिनके जरिए पूरा मेघालय का समीकरण जो है वो आपको समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। दरअसल आपको हम बता दें कि जिस तरीके अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम लोगों के कमान जो है वो सौंपी गई है, जिम्मा सौंपा गया है जहां जहां चुनाव है उन राज्यों का। तो मेघालय का जो रण है 60 सीटें हैं यहाँ पर। 27 फरवरी को यहाँ पर वोट जो है वो डाले जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी जो है वो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी यहाँ पर। रवीश जी हाँ, बिल्कुल, चुनाव के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अगर बात की जाए पिछले चुनाव में मेघालय में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस 21 सीट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। तो उम्मीद है कि इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, सभी में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। लेकिन त्रिपुरा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 21 सीटें थी। बिल्कुल, तो मेघालय का रण है, किसके सर पर ताज जो है वो सजेगा या फिर कौन सी पार्टी जो है अपनी बात जनता के दिलों तक पहुंचा पाने में कामयाब होगी, 27 फरवरी का इंतजार करना होगा। क्योंकि 27 फरवरी को बीजेपी जो है वो सभी 60 सीटों पर जब चुनाव लड़ेगी, वोट डाले जाएंगे, तो किसकी किस्मत का फैसला उनके हक में जाएगा। क्योंकि सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। पिछले चुनाव में मेघालय में आपको बता दें कि किसी को भी पूर्ण बहुमत जो था वो नहीं मिला था। लिहाजा सबकी कोशिश ये है कि पूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार बनाए। कांग्रेस महज 21 सीट हासिल कर पाई थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, ये बड़ी बात है। तो लिहाजा तमाम पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं कि कैसे भी करके मेघालय जो है वो हम जीत जाएं। जी हाँ, और बिल्कुल इसीलिए अमित शाह भी जो है 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा में भाग लेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक तरफ अमित शाह नॉर्थ ईस्ट को साध रहे हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा साउथ को साध रहे हैं। और जेपी नड्डा जो है आज फिर चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ वो चर्चा करेंगे, वहां पे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और मिशन साउथ पे लगे हुए हैं जेपी नड्डा।
बिल्कुल, तो हासन जिले की अगर हम बात करें तो हासन जिले में सार्वजनिक बैठक है जिसमें आज जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। बूथ लेवल के तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। तो कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है और इसका जिम्मा जो सौंपा गया वो है जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा जो है स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर बीजेपी के आते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जगह जगह जाकर के वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सार्वजनिक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। आज भी हासन जिले में वो सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी के एक प्लस पॉइंट यही है रवीश कि बीजेपी जो है वो बूथ लेवल तक नीचे तक जाकर के वो एक एक कार्यकर्ता से बातचीत करती है। एक एक जो उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उनको अपने पूरे वो जोश के साथ और उन्हें आगे चुनाव में कैसे काम करना है, किस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, बूथ लेवल तक के स्तर पर जाकर के बीजेपी काम करती है। बाकी अगर हम बाकी और तमाम पार्टियों की बात करें तो बूथ लेवल पे बहुत सी जगह पर ऐसे होते हैं कि बूथ खाली के खाली रह जाते हैं, कोई एक एजेंट तक का वहां पर किसी पार्टी का नजर नहीं आता। जी हाँ, चलिए बढ़ते आगे। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर भी हलचल तेज है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मेघालय दौरा आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। जैसा कि हमने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियों को वापस संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो सचिन पायलट का भी मेघालय दौरा आज है। बिल्कुल, तो इसके अलावा आपको बताएं कि प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पायलट। शिलांग में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे पायलट। युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज पायलट करेंगे। पायलट ने हिमाचल में भी धुआंधार प्रचार किया था। रवीश, याद होगा आपको किस तरीके से जब पायलट वहां पर पहुंचे थे तो तमाम युवा जो थे वो एकजुट नजर आ रहे थे। या फिर अभी हरियाणा की हम बात कर लें हाल फिलहाल में, तो वहां पर भी हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो राहुल गांधी से ज्यादा पोस्टर जो थे वो पायलट के नजर आ रहे थे वहां पर राजस्थान के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। और अब देखना होगा कि यहाँ पे मेघालय में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है सचिन पायलट को, लेकिन राजस्थान में क्या होगा? वहां पे चुनाव प्रचार की जो डोर होगी, जो कमान होगी, वो किसके हाथों में होगी? क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच जो है मतभेद जो है वो कई बार निकलकर सामने आ जाते हैं और सार्वजनिक मंचों पर भी निकलकर सामने आ जाते हैं, बयानबाजी के जरिए भी आ जाते हैं। फिलहाल मेघालय में चुनावी रण है। अमित शाह गृह मंत्री 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट मेघालय में होंगे। शिलांग में वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जो पार्टी का वहां पे ऑफिस है वहां पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। तो चुनाव प्रचार में सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मेघालय में जब पिछली बार चुनाव हुए थे 60 विधानसभा की सीटें, 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन बहुमत का जो जरूरी आंकड़ा था 31, उसको हासिल नहीं कर पाई थी कांग्रेस। क्या इस बार कांग्रेस वो 31 जो जादुई आंकड़ा है उसको हासिल कर पाएगी? बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा है। बिल्कुल, और एक कोशिश कांग्रेस की यहाँ पर यह भी रहेगी रवीश कि बेशक भले वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार न बना पाए, लेकिन जो आंकड़ा उसने जो था कम से कम वो सीटें जो है वो उसकी बढ़ जाए, सीटें जो है वो कम ना हो। क्योंकि अगर सीटें कांग्रेस की बढ़ती हैं, जहां जहां भी चुनाव है, 2023 जो है बहुत कुछ डिपेंड करेगा 2024 की रूपरेखा तैयार करने में। लिहाजा कांग्रेस को कई राज्यों में अपनी सरकार बनानी भी होगी और अगर सीट परसेंटेज की हम बात करें तो वो आंकड़ा भी बढ़ाना होगा, तभी शायद 2024 की तस्वीर जो है वो थोड़ी बदलने में कांग्रेस कामयाब हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर की। राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली और बम की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया। बड़ी खबर, अहम खबर बता रहे हैं आपको हम गरीब रथ एक्सप्रेस से, जहां पर बम की सूचना मिली और सूचना से हड़कंप जो था वो मच गया। धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया है और ट्रेन में फिलहाल सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एडीएम और एसडीएम भी पहुंचे हैं मौके पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के धौलपुर से, आपको बता रहे हैं कि धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया। खबर ये थी कि ट्रेन के अंदर बम होने की सूचना वहां पे मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तो राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रोका गया, सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एडीएम एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। ये तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पे कि पैसेंजर्स को ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है और सघन तलाशी अभियान चल रहा है। और लगातार निदा हम ऐसा देख रहे हैं कि एयरलाइंस की भी जहां तक बात आई उसमें भी लगातार खबरें आ रही हैं। पिछले हाल के कुछ दिनों में हमने देखा है बैक टू बैक खबरें आई हैं एयरलाइंस की। यहां पे ये खबरें आई थी कि उनमें भी बम है, लेकिन ये कोई अफवाह निकला। गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। धौलपुर जंक्शन में यह सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो सघन तलाशी अभियान चला रही है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर सियासी घमासान जारी है। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुनवाई होगी। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर यह सुनवाई होने वाली है। चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ यह सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। दरअसल अभी तक कोर्ट ने ये फैसला दे भी दिया है और शिंदे गुट के पास जो चुनाव चिन्ह था वो पहुंच गया है, पार्टी के नाम पहुंच गया है। लेकिन ऐसे में उद्धव गुट जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उसे उम्मीद है और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को जिस तरीके से दिया गया, शिंदे गुट को ये चुनाव चिन्ह देने के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अब आज सुनवाई है अहम। तो देखना होगा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी तो क्या उद्धव गुट को राहत मिलेगी या फिर उद्धव गुट जिस तरीके से अभी खाली हाथ है, पार्टी भी गई उनके हाथ से, नाम भी गया उनके हाथ से। सबसे बड़ी बात यह कि निशान भी जो चुनाव चिन्ह था वो भी गया। हालांकि कई चैलेंज जो है वो उद्धव गुट अभी फिलहाल दे रहा है, लेकिन जो पल्ला भारी है वो शिंदे गुट का ही पल्ला भारी है। जी हाँ, और तत्काल सुनवाई की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कल, क्योंकि मंडे का दिन था, कोर्ट खुला था और तत्काल सुनवाई की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब यहां पे सुनवाई आज होगी और फिर देखते हैं कि आगे जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो क्या उद्धव गुट अपना जो दावा कर रहा है उसको कितनी मजबूती से पेश कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना डिसीजन सुना दिया है और जो धनुष और बाण का जो निशान है वो शिंदे गुट को दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक बता दें। आपको बता दें कि जेईई मेन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट जो है वो आज फैसला सुनाएगा। ज्वाइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम को लेकर दरअसल ये फैसला जो है वो आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर चुनौती देने वाली ये याचिका है जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। जी हाँ, ज्वाइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम को लेकर फैसला आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा। जेईई मेन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ज्वाइंट एंट्रेंस मेन एग्जाम को लेकर यह फैसला आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो जेईई मेन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। बढ़ते आगे, बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू होगा अडानी सीमेंट प्लांट में काम। जी हां, विवाद के चलते ये जो सीमेंट प्लांट था ये बंद हो गया था। अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों में सहमति बन गई है। 68 दिनों से चल रहा है ये जो विवाद, जो अब सुलझ गया है। बिल्कुल, तो सीमेंट प्लांट में दरअसल माल भाड़े को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन वो जो विवाद था वो अब सुलझा लिया गया है। आपको बताने के जो वहां पर मजदूर काम करते हैं उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी। 68 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, एक दूसरे को मनाते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लगातार विवाद कर रहे थे वहां पर। लेकिन फिलहाल विवाद जो है वो खत्म हो गया, लिहाजा आज से अडानी सीमेंट प्लांट में काम का आगाज होने जा रहा है, काम की शुरुआत होगी। क्योंकि विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद सीमेंट प्लांट को ही बंद कर दिया गया था। अडानी समूह और ट्रक जो ऑपरेटर्स थे उनमें अब सहमति बन गई है। वो सहमति जो मांग लगातार जो ट्रक समूह वाले थे वो कर रहे थे, उनकी मांगे मान ली गई हैं। तो 68 दिनों से जो विवाद चल रहा था वो फिलहाल सुलझ गया है। सीमेंट प्लांट में माल भाड़े को लेकर विवाद सुलझा लिया गया और बीते कुछ दिन अडानी समूह के लिए, अडानी ग्रुप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं। जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, काफी ज्यादा किरकिरी हुई गौतम अडानी की और अडानी ग्रुप की। अब यहां पर भी जो सीमेंट प्लांट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि विवाद को सुलझा लिया गया है, फिलहाल काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी पार्टी हैं, जबकि हमारी पार्टी ही परिवार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के उडुपी में आयोजित जिला बूथ समिति के सम्मेलन में बोल रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि सारी पार्टियां परिवार ही हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी इससे बाहर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, बीजू जनता दल, ममता, ये सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां हो गई हैं। दरअसल कर्नाटक में कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेता लगातार कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो है लगातार कर्नाटक के दौरे पे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। जिला बूथ समिति के सम्मेलन में भी वो शामिल हुए, तमाम उन्होंने बातें रखी और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद और वंशवाद पर उन्होंने हमला बोला और बाकी पार्टियों पर निशाना साधा कि बाकी पार्टियां तो खुद ही परिवार की तरह काम कर रही हैं। परिवारवाद बाकी पार्टियों में चरम पर है। बढ़ते आगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 19 फरवरी को रैली निकाली। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष येंदिला लक्ष्मी नारायण ने कहा कि छात्रों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन इतिहास के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और महिलाओं को अपने बच्चों को आध्यात्मिकता और सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए शिवाजी की मां जीजाबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि शिवाजी की 393वीं जयंती के मौके पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद भाषण दिया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार को राज्य के प्रशासन और सुरक्षा के संबंध में शिवाजी के आदर्शों और उनकी लड़ाई की भावना को शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्कूल के छात्रों को समर्थ रामदास जैसे गुरुओं से प्रेरित होना चाहिए, जिन्होंने पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए शिवाजी को प्रशिक्षित किया। बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और युवा संघ ने जिले भर में कस्बों और गांवों में शिवाजी जयंती मनाई। वहीं जेडपीटीसी सदस्य बीजी रेड्डी जगनमोहन ने कस्बे में बाइक रैली भी निकाली। उन्होंने शहर में प्रवेश द्वार पर शिवाजी की प्रतिमा की आधारशिला भी रखी। तो तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिवाजी के बारे में छात्रों को पढ़ाया, ये कहना है लक्ष्मी नारायण का। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। वहीं जहां रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की, क्योंकि वही इस साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रवीश, क्या है वो झटका जो बीजेपी को लगा है? जी हां, बीजेपी नेता एचडी थमैया समर्थकों के साथ बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। डीके शिव कुमार ने थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के कई नेता स्वेच्छा से मुझसे मिले हैं। वो चिकमंगलुरु में बदलाव चाहते थे। 12-13 सदस्यों ने टिकट के लिए आवेदन किया। हम सभी पुराने नेताओं को स्वीकार कर रहे हैं। ये अब चलन है। ये बड़े नेताओं को देखते हैं, हम उन नेताओं को देखते हैं जो बूथ स्तर पर काम करते हैं। तो यानी कि बीजेपी के जो कई नेता थे वो शामिल हो गए कांग्रेस में, और कांग्रेस का यही कहना है कि ये पहले चले गए थे और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी वापस आ गए हैं कांग्रेस में। तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एचडी थमैया ने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और वापस वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, तो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस जो है लगातार इस कोशिश में कि कैसे भी उसका कुनबा जो है वो बढ़ता रहे, और अब जिस तरीके से अगर बीजेपी से लोग आ रहे हैं तो कांग्रेस के हौसले खासे बुलंद नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात केरल की करते हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आरएसएस के साथ बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी की आलोचना की है। एक बयान में विजयन ने कहा है कि मतभेदों के बावजूद जमात इस्लामी का ये रुख कि संघ परिवार के साथ चर्चा की जरूरत है, मुस्लिम संगठन के पाखंड को दिखाता है। दरअसल पिछले महीने दिल्ली में हुई जमात इस्लामी और आरएसएस के बीच हुई बातचीत पर निशाना साधते हुए विजयन ने कहा कि इस्लामी नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि आरएसएस के साथ क्या चर्चा हुई और बैठक की किस संबंध में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत की छवि कर्जदार देश के रूप में बन गई थी। अगर आज देश को सम्मान मिला है तो वो बीजेपी सरकार की वजह से मिला है। अगर राज्य में विकास के काम हुए हैं जो बीजेपी सरकार के दौरान हुए हैं, राज्य में लोकप्रिय और जनहितकारी बजट की घोषणा की गई है जो बीजेपी ने की है, तो देश में विकास की रफ्तार पकड़ी है, ये कहना है बीजेपी नेता का। नलिन कुमार का कांग्रेस पर निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में विकास की जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद विकास की रफ्तार ने जोर पकड़ा है। तो बीजेपी शासन में देश का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस के वक्त में देश जो था वो कर्जे में डूबा हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, देश ने विकास की रफ्तार पकड़ ली। नलिन कुमार हैं जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही। तो कांग्रेस शासन में देश जो था वो कर्जदार बन गया था। तमिलनाडु के इरोडपुर विधानसभा क्षेत्र में 27 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। और इस बीच अभिनेता से नेता बने और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख ने कमल हासन को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस एलगोवन के लिए प्रचार करेंगे कमल हसन। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मयम किसी और पार्टी का समर्थन कर रही है। डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस में पार्टी के लिए रास्ता साफ होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि हासन ने इस मामले पर कोई भरोसा नहीं दिया है। वहीं चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में बोलते हुए हासन ने कहा कि फैसला केवल वर्तमान स्थिति के लिए है, 1 साल बाद हमारा क्या रुख होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इरोडपुर में 27 फरवरी को उपचुनाव होना है और खबर ऐसी आ रही है कि कमल हसन जो है वो प्रचार यहां पे कर सकते हैं। राजनीतिक दलों ने इसमें चुनाव प्रसार जो है वो शुरू कर दिया है। कमल हसन को स्टार प्रचारक बनाया गया है। केरल के इडुक्की जिले में प्लांटेशन स्टेट केरल के पश्चिमी घाट की सीमा पर स्थित है। वहीं 1880 में इडुक्की जिले में चाय बागान शुरू किया गया था और उस उद्योग ने वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सभी प्रमुख चाय ब्रांडों के पास इस पहाड़ियों में संपत्ति है। केरल सरकार की नवस्थापित वृक्षारोपण निदेशालय ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार 4 दिवसीय वृक्षारोपण एक्सपो का आयोजन किया है।
वहीं विभिन्न प्रकार के पत्तेदार और पाउडर वाली इसमें चाय शामिल हैं। बता दें कि त्रिवेंद्रम के सूर्यकांति प्रदर्शनी मैदान में होम ग्राउंड कॉफी और मसालों का प्रदर्शन किया गया। केरल के बागानों उत्पादों को वैश्विक ब्रांड के रूप में बढ़ाने की दिशा में पहले ही कदम के रूप में इस आयोजन की योजना बनाई गई थी। इस आयोजन में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे और कई छोटे व्यापारी भी इससे जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।